रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर लामबंद हो गए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश आईएएस अफसर एसोसिएशन ने आज सूबे के मुख्य कार्यकारी सचिव से मुलाकात की। यूपी आईएएस एसोसिएशन के सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा के साथ दुर्गा नागपाल ने यूपी के कार्यकारी मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की। एसोसिएशन ने आलोक रंजन से निलंबन वापस लेने की मांग की है। ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है। उन्होंने डिमांड करी कि इसको रिवोक कर लिया जाए। जो बातें भी रखी हैं उसको हम पहुंचाएंगे। उन्होंने अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन से विचार करेगी। इस बीच यूपी सरकार ने इस निलंबन पर सफाई दी है। दुर्गा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने में नाकाम रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की पहली पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में हुई। एसडीएम रहते हुए दुर्गा शक्ति ने ग्रेटर नोएडा में रेत माफियाओं पर नकेल कस दी। इसी बात से इस काम में लिप्त समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ मंत्री परेशान थे। कई बार दुर्गा शक्ति की शिकायत सरकार तक पहुंचाई गई, लिहाजा सरकार ने मौका देखकर महज पोस्टिंग के 6 महीने में दुर्गा शक्ति को सस्पेंड कर दिया। शनिवार को आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने धार्मिक स्थल की दीवार को तोड़ने का आदेश दिया था। बस इसी का फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया। यूपी के नोएडा में रेत माफियाओं पर नकेल कसने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन ने सियासी रंग ले लिया है। दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करने के कारण अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। 2009 बैच की आईएएस नोएडा में एसडीएम के तौर पर तैनात दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करके यूपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक ईमानदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएसपी ने आईएएस दुर्गा के बहाने अखिलेश सरकार पर हमला बोल दिया है। जब तक उत्तर प्रदेश में इस सपा सरकार के चलते हुए यह सिलसिला चलता रहेगा तो तब तक यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में कोई सुधार आने वाला नहीं है। यही सैंड माफिया जो है मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है। तो ये सैंड माफिया आजकल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही सरकार चला रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी दुर्गा शक्ति के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रामाणिक अधिकारी है जो माफियाओं के खिलाफ काम करते हैं उनको सजा होगी। जो माफिया से हाथ मिलाएगा, गुनहगारों से हाथ मिलाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। देखिए, दुर्गा जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उनको क्योंकि वो खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठा रही थी, खनन माफिया के खिलाफ काम कर रही थी, यही उनका काम था। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर यूपी सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है। विरोधियों का आरोप है कि अखिलेश सरकार गुंडे और माफियाओं के कहने पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया सनसनीखेज खुलासा। वीरेंद्र सिंह का दावा है कि 100 करोड़ में बिकती है राज्यसभा की सीटें। वो मेरे को एक कहने लगे कि मैं राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम कर गया। 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है और आरोप लगाए हैं कि कुर्सी काबिलियत से नहीं बल्कि दान से मिलती है। सीनियर कांग्रेसी लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह का दावा है कि राज्यसभा की एक सीट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का खेल खेला जाता है। उन्होंने ऐसे एक नहीं बल्कि 20 लोगों को जानने का दावा भी किया। सांसद वीरेंद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने इसे कांग्रेस की संस्कृति करार दिया है। टिकट पैसे देकर मिलता है, ये शायद उनका कांग्रेस का निजी अनुभव होगा और इसलिए यही कांग्रेस की संस्कृति है। मामले के तूल पकड़ने से और कांग्रेस आलाकमान के निर्देश मिलने के बाद चौधरी वीरेंद्र अपने बयान से पलट गए। उनका कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। जो भी मीडिया में चल रहा है वो तथ्यों से परे है। कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह के इस आरोप से कई सारे सवाल देश की संसद पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ही देश के उच्च सदन में सांसदों की बोली लगती है। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के सम्मेलन में बोलते हुए पार्टी नेता सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुषमा स्वराज ने अंदेशा जताया कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सुषमा ने कार्यकर्ताओं को तैयार होकर कांग्रेस से सत्ता छीनने की अपील की है।
दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने संभावना जताई कि हो सकता है कि मिशन 2014 मिशन 2013 में बदल जाए। सुषमा ने दावा किया कि देश के हालात को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम चुनाव इसी साल हो जाए। यहाँ बार बार मिशन 2014 की बात हो रही है। एक तो मैं कह दूं सरोज जी, ये मिशन 2014 मिशन 2013 भी बन सकता है। जिस हालात में आज देश है और जिस तरफ बढ़ रहा है, ये सरकार पूरा समय पार कर सकेगी, इसमें संदेह है। सम्मेलन में बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी का राजनीतिक संकल्प है। और एक तो वह सरकार हम लोगों ने चलाई, सारी देश और दुनिया भी यह मानने लगी कि भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत होती जा रही है। और एक कांग्रेस ने जो लंबे समय तक हुकूमत चलाई, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता को बट्टा लगा दिया है। सम्मेलन में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के निशाने पर भी कांग्रेस ही रही। गडकरी ने कहा कि देश में हर समस्या की वजह कांग्रेस है और इन समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर कल लग सकती है औपचारिक मुहर। इसी सिलसिले में कल यूपीए समन्वय समिति की बैठक और इसके फौरन बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। कल शाम 4 बजे यूपीए समन्वय समिति की बैठक होगी और शाम 5:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक होनी है। दोनों ही बैठक अलग तेलंगाना राज्य के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। तेलंगाना के मौजूदा प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और टीआरएस दोनों में कुछ मतभेद है। माना जा रहा है कि इन सब पर शायद कल ही बैठक में विचार किया जाए। खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने केंद्रीय नेताओं के इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि यूपीए में शामिल एनसीपी सुप्रीमो और कृषि मंत्री शरद पवार और आरएलडी नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री अजय सिंह ने तेलंगाना पर अपनी सहमति दे दी है। बीजेपी नेता अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कल तेलंगाना के लिए अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया था। लिहाजा माना जा रहा है कि कल यूपीए और कांग्रेस की होने वाली बैठक में अलग तेलंगाना राज्य पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 12 जिलों को मिलाकर अलग तेलंगाना राज्य बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा इलाके के कांग्रेस नेता अलग तेलंगाना राज्य बनाने का विरोध कर रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के कातिल शहजाद की सजा पर कल आएगा फैसला। सरकारी वकील ने शहजाद के लिए फांसी की मांग की है। आतंकी शहजाद की सजा पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में दोनों पक्षों की जिरह खत्म हो गई। सजा पर सुनवाई के दौरान शहजाद के वकील कोर्ट में देरी से पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इससे पहले कोर्ट ने 25 जुलाई को शहजाद को मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया था। शहजाद को हत्या और हत्या के प्रयास के साथ और भी कई अपराधों में दोषी पाया गया था। 25 जुलाई को साकेत कोर्ट ने शहजाद को हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह और राजवीर सिंह की हत्या की कोशिश और इंस्पेक्टर एमसी शर्मा के कत्ल का दोषी करार दिया था। एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर के बटला हाउस में फ्लैट नंबर L18 में हुआ था। ऐसा एनकाउंटर से ठीक 6 दिन पहले दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी और 133 लोग घायल हुए थे। पुलिस को इस बात की खबर मिली थी कि दिल्ली बम ब्लास्ट में कथित तौर पर शामिल आतंकवादी बटला हाउस में छुपे हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर एक सामाजिक संगठन के करीब दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहजाद को फांसी देने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। बाटला हाउस एनकाउंटर केस के फैसले पर सियासी दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी करार दिया था। मिड डे मील पर आज बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। मानसून सत्र में मसरत मिड डे मील कांड पर काम रोको प्रस्ताव को आज मंजूर कर लिया गया। कार्यस्थगन की मांग को लेकर बीजेपी और आरजेडी के विधायकों ने आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा शुरू कर दिया। दोनों दलों ने कार्यस्थगन पेश किया था। सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इसकी वजह से प्रश्नोत्तर काल नहीं चला। इससे पहले विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी हंगामा हुआ। सदस्यों को शांत कराने में विफल अध्यक्ष ने 11:12 पर सदन की कार्रवाई 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने आरजेडी के कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने का ऐलान किया। इस पर बीजेपी सदस्य भड़क गए। उनका कहना था कि आखिर हमारा प्रस्ताव क्यों मंजूर नहीं हुआ। हंगामा और नारेबाजी फिर होने लगी। 12:15 पर अध्यक्ष ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बिहार विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। सरकार का कहना था कि वो जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सरेंडर हुए पीपी पांडे। इसमें जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में अब तक भागते फिर रहे प्रमुख आरोपी और आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे ने आज अहमदाबाद के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ केस में आरोपी गुजरात के फरार आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को आज दोपहर स्ट्रेचर पर सीबीआई की विशेष अदालत में हाजिर किया गया। आज आईपीएस पीपी पांडे की अदालत में पेश होने की आखिरी तारीख थी। बीमारी की वजह से पीपी पांडे को अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे पिछले कई महीनों से फरार थे। सीबीआई ने इशरत जहां काउंटर केस में फाइल चार्जशीट में आईपीएस पीपी पांडे का नाम भी शामिल किया है। सीबीआई ने पांडे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जी एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाई है। इसी केस में आज पीपी पांडे को कोर्ट में पेश होना था। कोर्ट की मियाद खत्म होने की वजह से बीमार होने के बावजूद आज पीपी पांडे स्ट्रेचर में कोर्ट में पेश हुए। सरेंडर करने के लिए पांडे सीबीआई स्पेशल कोर्ट में एम्बुलेंस से पहुंचे। पांडे को स्ट्रेचर में कोर्ट रूम में ले जाया गया। आज सवेरे सीने में दर्द की शिकायत के बाद में पीपी पांडे को अहमदाबाद के चंद्रवल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे। कश्मीर घाटी के केरन सेक्टर में फिर घुसपैठ की कोशिश। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ ही मिलिटेंटों ने नियंत्रण रेखा को पार कर घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक आतंकवादी को ढेर कर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने पर सैनिकों ने आतंकवादियों पर फायरिंग की। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ कुछ समय तक चली। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक आतंकवादी का शव बरामद किया। पुलिस को मौके से AK-47 राइफल और काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। उन्होंने जैसा हमारा ड्रिल है उसमें अभी चैलेंज किया, दूसरे दफा फायर खोल दिया और हमारे जवानों ने भी फायर खोला। रात के अंधेरे में ये एनकाउंटर हुआ और इलाके को रोशन किया हम लोगों ने। और सवेरे जब हमने उस इलाके में सर्च किया तो हमें एक वहाँ पर मिलिटेंट जो कि पठानी सूट में है। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के दौरान मिलिटेंटों का सामना सेना के साथ हुआ। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके चलते एक घुसपैठी मिलिटेंट मारा गया और बाकी 3 को सेना ने वापस नियंत्रण रेखा के पार खदेड़ दिया। यूपी के बिजनौर के अस्पताल में एक महिला की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने डॉक्टर दंपति की जमकर कर दी पिटाई। मार पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें बिजनौर के संजीवनी नर्सिंग होम की है। एक महिला की मौत से गुस्सा है उसके परिवार वाले और नर्सिंग होम्स के स्टाफ के बीच जमकर हो रही है जूतम पहचान। लोग इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर दंपति को भी नहीं बख्शा और उनकी भी जमकर धुनाई कर दी। डॉक्टर दंपति की पिटाई के बाद भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने नर्सिंग होम को अपना निशाना बनाया और नर्सिंग होम में भी जमकर तोड़फोड़ की। परिवार वालों का आरोप है कि 8 दिन पहले 24 साल की रानी का इलाज इसी अस्पताल में हुआ था, लेकिन रानी की दोबारा तबीयत बिगड़ गई। परिवार वाले रानी को दोबारा अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर ने रानी के इलाज में लापरवाही बरती, जिसके चलते रानी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में पंचायत की तुगलकी फरमान का शिकार बनी उसी गांव की एक लड़की के साथ मारपीट के साथ गैंगरेप भी किया गया। मुजफ्फरनगर के एक गांव की पंचायत ने बेटी के बदले बेटी देने का हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया। पंचायत के इस घटिया फैसले ने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। दरअसल पंचायत के फैसले का शिकार हुई लड़की के भाई ने गांव की एक लड़की के साथ भागकर प्रेम विवाह कर लिया था। पंचायत ने भाई के फैसले को गलत ठहराते हुए उसकी बहन की शादी उसी घर में कराने का फैसला सुना दिया जिस घर की लड़की को भगाया गया था। शादी के बाद जब लड़की बहू बनकर ससुराल पहुंची तो उस पर जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित लड़की के साथ मारपीट के अलावा गैंग रेप भी किया गया। कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने लड़की को ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। पंचायत के तुगलकी फरमान का शिकार बनी बेगुनाह लड़की ने एसएसपी ऑफिस जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई से बच रही है। बिहार की राजधानी पटना में सामने आया है तस्करी का एक सनसनीखेज मामला। मछलियों के पेट में हथियार रखकर की जा रही थी हथियारों की तस्करी। पुलिस ने जब गंगा किनारे धावा बोला तो वहाँ कुछ लोग बड़ी बड़ी मछलियों को नाव से उतार रहे थे। शक के आधार पर पुलिस ने मछलियों को चेक किया तो सामने आया मछलियों का पेट चीरकर हथियारों की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला। इन मछलियों के पेट की सिलाई की हुई थी।
एक मछली के पेट को खोला गया तो उसमें से 9 mm की पिस्टल निकली। बाकी मछलियों को चेक किया गया तो उसमें से भी पुलिस को हथियारों की खेप बरामद हुई। पुलिस ने मछलियों के पेट से 5 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर मुंगेर से कम कीमत में हथियार खरीद कर पटना लाते थे और यहाँ से दूसरे राज्यों में हथियारों को सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने माओवादियों को भी हथियार सप्लाई कर रखी है और पिछले दिनों दिल्ली में जो हथियारों की खेप पकड़ी गई थी वो भी इन्हीं लोगों ने दिल्ली भेजी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 हथियार तस्करों को पकड़ा गया है। मुंबई से हथियार लाकर यहाँ बेचते हैं। उनमें से 5 नया पिस्टल बरामद किया गया है और कुछ मैगजीन बरामद किया गया है। उनमें भी कई जगह हथियार बरामद सप्लाई कर चुके हैं। पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि इन हथियार तस्करों का गिरोह कई राज्यों के आपराधिक गिरोह से जुड़ा हो सकता है। 21 साल बाद आया है 20,000 करोड़ की अकूत राजशाही संपत्ति पर फैसला। फैसले में फरीदकोट राजा की संपत्ति का हक उनकी बेटियों को दे दिया गया है। 21 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चंडीगढ़ कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फरीदकोट सियासत के अंतर्गत आने वाली 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन होंगी फरीदकोट के राजा सर हरिंदर सिंह बरार की बेटी अमृत कौर, जिन्होंने वसीयत को चुनौती दी थी। चंडीगढ़ की अदालत ने फैसला सुनाया कि पूर्व महाराजा की वसीयत पर जाली दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक उनकी संपत्ति पर ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट को चली गई जो महाराजा के पूर्व नौकरों और महल के अधिकारियों ने बनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में फैली 20,000 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति में शामिल 14 एकड़ में फैला फरीदकोट राजमहल, 4 एकड़ में फैला चंडीगढ़ में मनी माजरा किला, शिमला का फरीदकोट हाउस और 260 बीघा जमीन, फरीदकोट में 200 एकड़ में फैला हवाई अड्डा, 2,000 करोड़ रुपए का दिल्ली में फरीदकोट हाउस, 1,000 करोड़ रुपए के सोने के गहने और करोड़ों की विंटेज कारें अमृता के नाम होंगी। कहा जाता है कि राजा के करीबी लोगों ने झूठी वसीयत बनाकर उनकी बेटियों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, जिससे गलत ठहराने के लिए उनकी बेटी अमृता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद में बेटी के प्रेम विवाद से परेशान होकर माँ बाप ने किया सुसाइड। लड़की ने माँ बाप की मर्जी के बिना दूसरी जाति के लड़के से रचा ली थी शादी। घटना हाईटेक सिटी हैदराबाद के जेडी मेटला की है। मरने से पहले लड़की के माँ बाप ने अपने सुसाइड नोट में जो कुछ भी लिखा उसे पढ़कर सभी हैरान हैं। लड़के के पिता राजाराम ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने जिस बेटी को नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, आज तक जिसकी सभी मांगे पूरी की, उसी बेटी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि वो ये कदम उठाने को मजबूर हो गए। वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है जो उसके लायक नहीं है। वो लड़का दूसरी जाति का भी है। अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते, इसलिए परेशान होकर अपनी जान दे रहे हैं। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत संदेहास्पद हालत में सुसाइड करने का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अब सुसाइड के कारणों के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। फ्रांस के कान शहर में हुई यूरोप के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी लूट। हथियारबंद लुटेरों ने गहनों की एक प्रदर्शनी में बंदूक की नोक पर करीब 3 अरब रुपयों के गहनों पर डाका डाल दिया। एक चोर और 4 करोड़ यूरो यानी करीब 3 अरब रुपए के गहनों की चोरी। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि फिल्म महोत्सव के लिए मशहूर फ्रांसीसी शहर कान की है। ये लूट उस वक्त की है जब शहर के सबसे प्रतिष्ठित होटल फ्रेंच रिवियरा में आभूषणों की प्रदर्शनी चल रही थी। प्रदर्शनी के दौरान एक हथियारबंद चोर ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। गौरतलब है कि कान शहर महंगे गहनों और हीरो के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस लूट को फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी लूट बताया जा रहा है। 1955 में फ्रांस के इसी होटल में गहनों की चोरी पर आधारित फिल्म टू कैच अ थीफ की शूटिंग हुई थी। कुछ इसी अंदाज में शातिर लुटेरों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। सावन के पहले सोमवार के दिन भोले के भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। इलाहाबाद, अयोध्या से लेकर के हरिद्वार तक धार्मिक स्थलों में भक्तों की आस्था से अभिभूत। सावन का पूरा महीना भक्तों के लिए बेहद खास होता है, लेकिन सावन में सोमवार और खासकर सावन के पहले सोमवार की अपनी एक अलग ही अनूठी महिमा है। आज सुबह से इलाहाबाद, अयोध्या और हरिद्वार जैसी धर्म की तमाम नगरियों में शिव भक्त आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। शिव भक्तों की भीड़ ने गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी लेने के बाद भोले बाबा का जलाभिषेक कर भोले बाबा की पूजा अर्चना की। माना जाता है कि सावन के पहले सोमवार को ही शिव ने जगत के उद्धार के लिए विषपान किया था। आस्था है कि सावन के पहले सोमवार को जो भी भक्त गंगा में स्नान करता है उसकी तमाम मनोकामनाएं बिना किसी बाधा के दूर हो जाती है। देश
भर में सावन का महीना शिव की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूरे महीने शिव भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन और श्रद्धा की भक्ति में सराबोर नजर आते हैं।